हेलो एवरीवन, वेलकम टू जी सेंट्रिक। और इस लेक्चर से हम लोग रैंक बूस्टर सीरीज में कैपेसिटेंस पढ़ेंगे और क्विक तरीके से इस लेक्चर के अंदर ही कैपेसिटेंस पूरा खत्म कर देंगे हम लोग। ठीक है, कैपेसिटेंस तो यहां पर दो टाइप के कैपेसिटेंस पॉसिबल है। ऑलरेडी मैं समराइज करा चुका था कि आर वाई बी इंट्रोडक्टरी लेक्चर में बता चुका था मैं कि लाइन टू लाइन, लाइन टू ग्राउंड, लाइन टू न्यूट्रल अलग अलग तरीके से कैपेसिटेंस फॉर्म हो सकते हैं। ठीक है, तो लाइन टू लाइन कैपेसिटेंस की बात करते हैं और दो कंडक्टर ए और बी लेते हैं। अभी लेटेस्ट सपोज दोनों की रेडियस डिफरेंट डिफरेंट है, ऐसा होगा नहीं, सिमिलर रेडियस के ही रहते हैं, बट मान लेते हैं अलग अलग रेडियस का हुआ तो इनके बीच में कैपेसिटेंस फॉर्म होता है जिसको बोलते हैं सी ए बी। तो ये सी ए बी निकालना है अगर तो क्या फॉर्मूला हो जाएगा, पाई एप्स नॉट, है ना। और ये देखो मैं कई सारी जगह पे ऐसा भी यूज करूंगा, एप्स नॉट आर, नॉट एप्स नॉट आर, एप्स नॉट इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट, और ये एब्सोल्यूट परमिटिविटी है और ये रिलेटिव परमिटिविटी है। ठीक है, और इसकी वैल्यू कितनी होती है, इसकी वैल्यू होती है 8.854 इंटू 10 टू द पावर -12 फैराड पर मीटर, है ना, फैराड पर मीटर। ठीक है, तो ये वैल्यू होती है। तो यहां पर मैं कई बार दोनों लिख दूंगा, कई बार ये भी लिख दूंगा, तो समझ जाइएगा क्या चीज है। और अगर मैं दोनों लिख दूं और ए आर नहीं दे तो क्या लेना है, 1 लेना है। ठीक है, चलो तो ये हो गया। और ये फॉर्मूला हम लोग अपने 11-12 सेगमेंट से पढ़ते आए हैं। तो ए बी का फॉर्मूला पाई एप्स नॉट अपॉन एल एन डी डिस्टेंस डिवाइडेड बाय अंडर रूट ज्योमेट्रिकल मीन R1 और R2। अगर ये दोनों रेडियस बराबर हो जाएगी तो क्या हो जाएगा, सिंपली आर फॉर्मूला बन जाएगा। आया समझ में। नेक्स्ट, अगर लाइन टू न्यूट्रल कैपेसिटेंस अगर निकालना है, लाइन टू न्यूट्रल कैपेसिटेंस निकालना है तो ये इस तरीके का अरेंजमेंट है, ए और बी, और यहाँ पे न्यूट्रल पॉइंट है सी ए एन सी बी एन। तो यहाँ पे सी ए एन इक्वल टू सी बी एन दोनों बराबर होंगे और 2 टाइम्स ऑफ ए बी हो जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ ए बी हो जाएगा। इसका मतलब सिर्फ 2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा। और इसका कंडक्टर है, इसका पर्टिकुलर रेडियस इसका है तो इसका पर्टिकुलर रेडियस फैराड पर मीटर। ठीक है, समझ में आ गया। तो कैपेसिटेंस के बेसिक फॉर्मूले हैं। अब बात करें अगर हम लोग इसके कॉन्फ़िगरेशन की, लाइक 3 फेज में कैसे डील होगा। ये तो हमारा सिंगल फेज टाइप हो गया। अब 3 फेज में डीलिंग के लिए देखें कॉन्फ़िगरेशन फॉर अ सिमेट्रिकल स्पेसिंग। अगर सिमेट्रिकल स्पेसिंग होगा तो क्या हो जाएगा, ए बी सी 3 फेज है और डिस्टेंस डी बराबर है और रेडियस तीनों कंडक्टर का क्या रहेगा, सेम ही रहता है, 2 पाई, ये वाला फॉर्मूला एल एन डी बाई आर। ठीक है, अब देखो क्या अंतर आ रहा है। ये तो स्टैंडर्ड फॉर्मूला था, लोग के अंदर एल एन के अंदर जो डी बाई आर था, सिंपली वहां इंडक्टेंस में क्या होता था कि डी बाय आर डैश होता था। यहां पे सिंपली फिजिकल रेडियस यूज करना है। यहां पे हमें क्या यूज करना है, आर, दैट इज फिजिकल रेडियस। फिजिकल कंडक्टर की जो रेडियस है उसको ही यूज करना है। इसका रीजन बता देता हूं शॉर्ट फॉर्म में, कि जो हमारा कंडक्टर हुआ करता था ना, देखिए इंडक्टेंस में क्या होता था, फ्लक्स लिंकेज कंडक्टर के इनसाइड भी चले जाता था, इनसाइड भी चले जाता है। इस वजह से हमें इंटरनल भी हमें फाइंड आउट करना पड़ता था, जिसकी वजह से इफेक्टिव रेडियस आती थी, स्किन इफेक्ट वगैरह सब आता था। बट चार्ज जो कैपेसिटेंस और डिपेंड ऑन द चार्ज, और चार्ज की प्रॉपर्टी होती है कि वो इनसाइड द कंडक्टर क्या होता है, जीरो होता है। वो सिर्फ और सिर्फ चार्ज की प्रॉपर्टी होती है कि वो सरफेस के ऊपर ही रहता है। जब सरफेस के ऊपर ही रहता है तो अंदर की एनालिसिस नहीं होती, इस वजह से डायरेक्टली हम लोग फिजिकल रेडियस ही लेते हैं। ठीक है, समझ में आ गया आपको। तो इसीलिए यहां पे कैपेसिटेंस के कैलकुलेशन में एक चीज का ध्यान रखना, नो आर डैश, सिंपल आर, है ना। ये तो और आसान हो गया सर, 0.7788 वैसे ही कैलकुलेशन हमारा दिमाग खराब कर रही थी, है ना। अब तो ये चीजें आसान हो गई, तो बिल्कुल बढ़िया आसान हो गई। अच्छा, आप क्या करेंगे, अनसिमेट्रिकल के लिए करना है, ये फॉर्मूला तो आपको याद है, बस ये जो डी सिंपली लिख दिया था, D1 D2 D3, तो ये ज्योमेट्रिकल मीन सिंपल। चलो आगे बढ़ते हैं। डबल सर्किट लाइन, डबल सर्किट लाइन में क्या करेंगे सर, ये सब डीएम अपॉन डीएस। अब सर डीएम और डीएस, तो मैं बोलूंगा आपको यहां पे कि डीएम अभी हम लोगों ने पिछले लेक्चर में कैलकुलेट किया, डीएम जैसे डबल सर्किट लाइन में जैसे डीएम कैलकुलेट किया था ना, सेम इंडक्टेंस में जैसे किया था वैसे सेम यहां पर हो जाएगा, सेम एज इंडक्टेंस, सेम एज इंडक्टेंस कैलकुलेशन जैसा एल में किया था, हूबहू, कुछ भी चेंजेस नहीं करना है। सेम वही क्वेश्चन अगर आ जाए, मैं बोलूंगा कि मान लो ये वाला जो क्वेश्चन था, यही क्वेश्चन आ जाए और बोलते कैपेसिटेंस फाइंड आउट करना है, तो डीएम आपका एग्जैक्टली सेम आएगा, डीएम में कोई भी चेंजेस नहीं आएगा। अच्छा, डीएस में क्या चेंजेस आएगा सर, डीएस में भी ये जो फॉर्मूले लिखे ये इसमें भी कोई चेंजेस नहीं आएगा, सिर्फ और सिर्फ एक चेंज आएगा। कौन सा चेंज, कि ये जो आपने डी ए और ए डैश को 0.7788 आर लिखते थे ना, ये मत लिखना, सिंपली उसकी जगह आपका क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। सिंपली आपका इफेक्टिव रेडियस यूज नहीं होगा, सिंपली फिजिकल रेडियस यूज होगा। बाकी एज इट इज फॉर्मूला आपके सारा पैटर्न एग्जैक्टली सेम रहेगा।
तो ये तो बहुत आसान हो गया सर, अब तो हमें कैपेसिटेंस के लिए अलग से कुछ भी नहीं करना है, क्योंकि हमें डीएम निकालते आता है, डीएस निकालते आता है। बस कैपेसिटेंस में इस चीज का ध्यान रखना कि डीएस या जीएमआर जब भी फाइंड आउट करो तो हमें क्या करना है, आर डैश यूज नहीं करना है, आर डैश की जगह पे आर ले लेना है बस, और कुछ भी चेंजेस नहीं है। ठीक है, समझ में आ गया। विथ बंडल कंडक्टर, बंडल कंडक्टर में भी डीएम और डीएस, डीएस में जो हम लोग आर डैश लेते थे उसकी जगह आर ले लेना, बाकी एग्जैक्टली सेम, और डीएम तो एग्जैक्टली सेम है ना। चलो तो इस तरीके से ये सारे फॉर्मूले बस पता होने चाहिए और कुछ भी नहीं है। ये कैपेसिटेंस के फॉर्मूले खत्म हो गए। अब इस पे क्या ही क्वेश्चन कराऊं मैं, क्योंकि ऑलरेडी सारे क्वेश्चन में हम डीएम डीएस फाइंड आउट करते आता है, बस फॉर्मूला ही तो लगाना है। बट एक क्वेश्चन कर लेते हैं हम लोग प्रैक्टिस के लिए। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 20। A 132 किलोवोल्ट 50 हर्ट्ज ट्रांसमिशन लाइन स्पेस्ड एज ए बी सी 2 मीटर पे लगा हुआ है। द रेडियस ऑफ ईच कंडक्टर इज 1 सेंटीमीटर, डिटरमाइन चार्जिंग करंट फॉर 10 किलोमीटर। अब आप बोलोगे सर चार्जिंग करंट पूछ लिया, आप तो अभी आप कैपेसिटेंस की बात कर रहे थे, है ना। तो बात करते करते ठीक है, चार्जिंग करंट पूछ लिया तो क्या हुआ, चार्जिंग करंट का क्वेश्चन कर देंगे। चलो तो इसको थोड़ा सा छोटा कर देते हैं। ठीक है, अब देखो चार्जिंग करंट देखते हैं। देखो क्या होता है, ये ट्रांसमिशन लाइन हुई, थोड़ी देर के लिए आपको एग्जांपल देता हूं मैं। ये ट्रांसमिशन लाइन हुई और ये एयर है ना, तो यहां पे कैपेसिटेंस बनते रहते हैं। कैपेसिटेंस क्या है, हर एक छोटे से छोटे पॉइंट पे, हर एक मीटर बोले या हर एक इंच बोले या हर एक सेंटीमीटर बोले, हर एक पॉइंट पे क्या हो रहा है, कैपेसिटेंस फॉर्म होते जा रहा है। इस तरीके से कैपेसिटेंस फॉर्म होते जा रहा है। ये फिजिकल दिखता नहीं है कैपेसिटेंस, हमें पता चलता है। देखो कैसे पता चलता है कैपेसिटेंस होगा। मैं आपको बोलूं कि यहां पे अगर मैंने यहां से 10 एम्पेयर करंट यहां पहुंचाया है और यहां पे मिल रहा है मुझे 9.8 एम्पेयर करंट, यहां से 10 एम्पेयर पहुंचाया और यहां मिल रहा है मुझे 9.8 एम्पेयर, तो मैं पूछूंगा रिसीविंग एंड साइड पे कि बचा हुआ करंट गया कहां। तो लॉ के हिसाब से तो क्या होता है कि सर यहां तो कुछ कहीं बीच में तो कहीं लोड लगा हुआ है ही नहीं, फिजिकल लोड तो है ही नहीं। तो इन्होंने एनालिसिस किया कि यार 10 एम्पेयर करंट यहां से भेज रहे हैं, 9 पॉइंट यहां पे जा रहा है, तो बीच में करंट जा कर रहा है, क्योंकि सीरीज में तो करंट बिल्कुल एक ही करंट होता है और कोई बीच में लोड भी नहीं लगा है। तब पता चला कि छोटा छोटा स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट ये डिस्चार्ज हो रहा है थ्रू ये जो कैपेसिटेंस, छोटे छोटे कैपेसिटेंस फॉर्म हो रहे हैं ना, इसके बीच में क्या हो रहा है, थोड़ा थोड़ा करंट जाते जा रहा है। और जैसे जैसे हम लोग आगे लेंथ बढ़ाते जाएंगे, लेंथ बढ़ती जाएगी, तो चार्जिंग करंट भी तो बढ़ते जाएगा। इसी को हम क्या बोलते हैं, कैपेसिटेंस में जाने वाले। और देखो एक चीज बताता हूं, कैपेसिटेंस में जाने वाले करंट को बोलते हैं चार्जिंग करंट, और इंडक्टेंस में जाने वाले करंट को बोलते हैं मैग्नेटाइजिंग करंट। इंडक्टर में जाने वाले करंट को हम बोलते हैं मैग्नेटाइजिंग करंट, और चार्जिंग कैपेसिटेंस में जाने वाले करंट को चार्जिंग करंट। अब आप में से बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे सर क्या कैपेसिटेंस में जाने वाले करंट को हम डीमैग्नेटाइजिंग, इसको मैग्नेटाइजिंग बोल रहे थे, इसको डीमैग्नेटाइजिंग बोल सकते हैं? बिल्कुल बोल सकते हो। ये ऑलरेडी हम लोगों ने मशीन में मैग्नेटाइजिंग डीमैग्नेटाइजिंग इफेक्ट देखा है लीडिंग लेगिंग पावर फैक्टर के बीच में। ठीक है, चलो तो इसका मतलब है कि अभी चार्ज कैपेसिटेंस में जाने वाले चार्जिंग करंट को हमें पता करना है। ठीक है, समझ में आ गया। अब मुझे पता है अगर कैपेसिटेंस पता लग जाए और यहां पे वोल्टेज भी हमें दे रखा है, कि वोल्टेज तो क्या मान के चल रहे हैं हम लोग कि एक जैसा ही वोल्टेज 132 किलो वोल्ट की लाइन है अगर, तो हम ये बोल सकते हैं यहां पे कि वोल्टेज कैपेसिटेंस में वोल्टेज और करंट के रिलेशन अगर देखें तो करंट, चार्जिंग करंट इक्वल टू कितना हो जाएगा, एडमिटेंस इनटू वोल्टेज पर फेस। वोल्टेज पर फेस है ना, या ऐसा अगर एडमिटेंस के उसमें नहीं जाना तो वोल्टेज डिवाइडेड बाय इंपीडेंस, V बाय Z इक्वल टू करंट, 1 बाय Z को हम एडमिटेंस बोल देंगे, एक ही बात है। और यहां पे अगर देखेंगे, अगर मैग्नीट्यूड वाइज देख रहे हैं तो ये कितना होता है, J ओमेगा C है ना। तो मैग्नीट्यूड देख रहे हैं तो J मत लो, ओमेगा C पर फेस और वोल्टेज पर फेस। बहुत सारे स्टूडेंट यहां पे वोल्टेज रखते टाइम पे लाइन वोल्टेज रख देते हैं। बाय डिफॉल्ट ये क्या है, ये आपका बाय डिफॉल्ट, मैंने पहले लेक्चर में बोला था बाय डिफॉल्ट अगर कुछ भी नहीं दे लाइन और फेस तो क्या मानेंगे, इसको लाइन मानेंगे। स्टार और डेल्टा नहीं गिवन है तो क्या मानेंगे, स्टार मानेंगे। ठीक है, तो इसका मतलब है हमें कि चार्जिंग करंट अगर निकालना है तो ओमेगा तो 2 पाई f फ्रीक्वेंसी हमें दे रखा है, कैपेसिटेंस पर फेज निकालना है। वोल्टेज कितना होगा, 132 किलो है तो 10 टू द पावर 3 डिवाइडेड बाय √3 है ना। स्टार का रिलेशन लगेगा, स्टार का रिलेशन लगेगा, समझ में आ गया। तो अब हमें क्या करना है, सिर्फ कैपेसिटेंस फाइंड आउट करना है, पर फेज यहां रख देना है, आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलो अभी बाकी बात में करेंगे, पहले कैलकुलेशन कर देते हैं फटाफट।
बाकी बातें बाद में, पहले कैलकुलेशन। कैपेसिटेंस, कैपेसिटेंस पर फेज फाइंड आउट करना है अगर, तो हमें पता है 2 पाई एप्सिलॉन नॉट, और आर तो दे ही नहीं रखा है, ई आर कितना है 1 है, कुछ नहीं दे रहे 1 ln, यहाँ पे क्या है अनसिमेट्रिकल का केस है तो ये कितना हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 4 है ना, यहाँ से लगा के यहाँ तक का 4 क्यूबिक रूट डिवाइडेड बाय रेडियस कितनी है, रेडियस है इसकी 1 सेंटीमीटर, तो मीटर में 1 इंटू 10 टू द पावर -2। ठीक है, ये एज इट इज यहाँ पे रखेंगे, यहाँ पे पूरा 8.85 इंटू 10 टू द पावर -12 पूरा रखिएगा, सारा चीज यहाँ रखेंगे तो आईसी करंट आ जाएगा, आईसी करंट आ जाएगा 2.36 इंटू 10 टू द पावर 4 एम्पेयर पर मीटर। काय में आएगा एम्पेयर पर मीटर। बहुत सारे स्टूडेंट का 2.38 39 या कुछ थोड़ा बहुत वेरिएशन चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, बट ज्यादातर क्वेश्चन लोगों का यही आंसर आना चाहिए। बहुत सारे जगह पे ऑफलाइन जब क्लास लेता हूँ और ये क्वेश्चन कराता हूं तो यहाँ पे लाइन वोल्टेज रख देते हैं जिसकी वजह से हल्का सा वेरिएशन हो जाता है। ठीक है, तो ये गलती मत करना। चलो अभी हमें चार्जिंग करंट किसके लिए पूछा, खुश नहीं हो जाना क्योंकि अभी हमें 10 किलोमीटर के लिए पूछा, ये तो 1 मीटर के लिए, तो 1 मीटर में इतना, तो 10 किलोमीटर फॉर 10 किलोमीटर, 10 किलोमीटर तो मल्टीप्लाई कर देंगे 10 किलोमीटर का, तो ये हो जाएगा IC इक्वल टू 2.36 इंटू 10 टू द पावर -4 इंटू 10 इंटू 10 टू द पावर 3 है ना, मीटर मीटर कैंसिल हो जाएगा, तो ये 10 टू द पावर 4, तो ये सब कैंसिल हो गए, तो IC करंट कितना आ गया 2.36 एम्पेयर। 132 किलोवोल्ट की ट्रांसमिशन लाइन में 10 किलोमीटर के अंदर 2.36 एम्पेयर चार्जिंग करंट में चले जाएगा। ठीक है, समझ में आया पूरा क्वेश्चन। तो इसका मतलब है कि यहां से एक इंटरव्यू क्वेश्चन भी आपका तैयार होता है कि लेंथ अगर बढ़ाएंगे तो चार्जिंग करंट भी हमारा बढ़ेगा। अब देखो 1 मीटर में कितना बहुत ही स्मॉल करंट 10 टू द पावर -4 मतलब 0.0000236 एम्पेयर करंट जा रहा है 1 मीटर के अंदर, है ना, 1 मीटर इतना हो गया 1 मीटर में। ठीक है, तो बहुत ही स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट यहां पे जाता रहता है, तो इसको हम लोग कंट्रोल करेंगे आगे चल के। तो फिजिकली हमें, और ये अनडिजायरेबल है ना, बिल्कुल अनडिजायरेबल है, इसलिए हम चाहते ही नहीं है। और देखो बोलोगे सर कि आगे चल के पावर फैक्टर इंप्रूवमेंट वगैरह हो जाएगा, वो हो जाएगा, वो सब है, कुछ एडवांटेज है, बट लार्जली हम ये बोले कि बहुत मेजर एडवांटेज नहीं है। अगर हमें चाहिएगा तो हम फिजिकली कैपेसिटेंस लगा लेंगे पावर फैक्टर के लिए, और पावर फैक्टर इंप्रूवमेंट हमें ट्रांसमिशन लाइन के बीच में नहीं करना है, एंड पे करना, लोड साइड में करना है। ठीक है, और अगर हमें यहां पे जरूरत पड़ेगी तो हम लोग कहां पे लगा देंगे, सीरीज कैपेसिटर का यूज करेंगे। लार्ज जो लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन होती है ना, उसमें हम लोग फिर क्या करते हैं, सीरीज कैपेसिटेंस और इन सब चीजों का यूज करते हैं। ठीक है, उसके अलग अलग एडवांटेज डिसएडवांटेज वोल्टेज कंट्रोल पावर फैक्टर इंप्रूवमेंट में पूरी तरीके से हम लोग पढ़ते हैं। मजा आया क्वेश्चन में? तो क्वेश्चन में पर फेज का फॉर्मूला बड़ा आसानी से लग जाता है, कैपेसिटेंस पर फेज का फॉर्मूला। तो ये रहा पूरा क्वेश्चन। अब जितने भी केसेस हमने पढ़े हैं, डबल सर्क्यूट लाइन, बंडल कंडक्टर, कुछ भी आ जाए, वैसे कैपेसिटेंस पे क्वेश्चन कम आते हैं। क्यों कम आते हैं? क्योंकि जो डोमिनेटिंग फैक्टर होता है ट्रांसमिशन लाइन में वो इंडक्टेंस का होता है, तो क्वेश्चन अगर आएगा तो इंडक्टेंस साइड से ही आएगा, बट कभी भी आ सकता है क्योंकि बहुत जनरल प्रैक्टिस होती है। आप जैसा या मैं जैसा सोच रहा हूं, ऐसे बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे, बट IIT वाले प्रोफेसर सोच रहे होंगे अच्छा हर बार इंडक्टेंस पढ़ के आ जाता है ससुरा, इस बार हम लोग क्या दे देंगे, कैपेसिटेंस दे देंगे। हर बार आप क्या पढ़ के, इंडक्टेंस GMR पढ़ के आया, ये आया वो आया, एक कैपेसिटेंस का क्वेश्चन दे देंगे। जैसे कैपेसिटेंस दिए एकदम हाथ, और कैपेसिटेंस की प्रैक्टिस तो हुई नहीं, अब क्या करेंगे, है ना। चाहे वो क्वेश्चन कर लेगा स्टूडेंट, बट एकदम घबरा सा जाता है ना। इसीलिए देखो IIT क्या करता है, 1 से लगा के 10 नंबर के क्वेश्चन में, शुरुआत के क्वेश्चंस में सिग्नल का, EMFT का, इनका क्वेश्चन डाल देता है, ताकि आपको डरा देता है, आपको मेंटली चैलेंज करता है। लो आप पढ़ के नहीं आए हो EMFT? हाँ सर नहीं आया हूं। कम्युनिकेशन चल रहा होता है पेपर डिजाइनर और आपके बीच में एक तरीके का। ठीक है, तो उससे बचना है, क्योंकि एग्जाम सिर्फ नॉलेज से नहीं निकलता है। सिलेबस कंप्लीट करके पढ़ने वाले कई सारे लोग हैं। अगर इससे ही सारा सिलेबस कंप्लीट करने से ही अगर रैंक आ रहा होता, नॉलेज से ही रैंक आ रहा होता, तो बहुत लोगों का आ चुका होता। बट उस दिन एग्जाम में नॉलेज के साथ साथ आपका स्टेट ऑफ माइंड भी चेक होता है। आप कितना काम हो, कितना कूल तरीके से लेते हो, कितना आप मेंटली स्टेबल हो, इन सब चीजों को भी देखा जाता है। इसलिए तो एग्जाम ले रहे हैं ना। आपका नॉलेज चेक करने का तरीका एग्जाम ही क्यों है, दूसरा तरीका भी हो सकता है, बट वो आपको क्या करता है, प्रेशर हैंडलिंग प्रेशर हैंडलिंग कैपेबिलिटी आपको देता है कि आप कितना अच्छे तरीके से प्रेशर को हैंडल करते हो। तो एग्जाम इज नॉट अबाउट चेकिंग द नॉलेज, इट्स अबाउट स्टेट ऑफ माइंड, चेकिंग द स्टेट ऑफ माइंड। आपका स्टेट ऑफ माइंड चेक किया जा रहा है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं।
एक कॉन्सेप्ट और बता देता हूं, अदरवाइज बाकी और क्वेश्चंस करने की हमें नीड नहीं है कैपेसिटेंस पे, ठीक है। ये होता है, वैसे आज तक कभी क्वेश्चन आया नहीं है, बट कभी एक नंबर में फॉर्मूला ही पूछ ले तो क्या ही हो जाएगा। देखो अर्थ का जो अर्थ या फिर ग्राउंड का ट्रांसमिशन लाइन के ऊपर इफेक्ट, जो ट्रांसमिशन लाइन का जो कैपेसिटेंस है उसका जो अर्थ है नीचे, अर्थ या फिर हम किसको ग्राउंड भी बोल सकते हैं, उसका इफेक्ट। वैसे जितने भी क्वेश्चंस आएंगे उसमें ऐसी लाइन लिखी रहेगी कि नेग्लेक्ट इफेक्ट ऑफ अर्थ या इफेक्ट ऑफ ग्राउंड, बट इफेक्ट ऑफ अगर अर्थ या ग्राउंड को कंसिडरेशन में ले और कैपेसिटेंस फाइंड आउट करें तो कैसे होगा फाइंड आउट, वो देखते हैं। देखो ये रहा ग्राउंड, है ना, और यहां पे अगर सिंगल फेस की इसकी बात कर रहा हूं मैं, सिंगल फेस की बात कर रहा हूं, ए और बी ये सिंगल फेस दो कंडक्टर है। अब इन दोनों कंडक्टर का क्या रहेगा, एक आउटगोइंग रहेगा, एक गो कंडक्टर, दूसरा रिटर्न कंडक्टर, तो प्लस क्यू और माइनस क्यू ले लिया हमने। अब एग्जैक्टली ये क्या, जीरो पोटेंशियल लाइन है, ग्राउंड है। तो ये एक टेक्निक होती है जो ईएमएफटी के स्टूडेंट, मतलब जो ईएमएफटी पढ़ोगे ना तो उसमें भी बहुत बार आपने ये चीज देखी होगी, हमें इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और ये सब निकालना होता है, तो इस तरीके से एक मिरर टेक्निक हम यूज करते हैं कि एग्जैक्टली जितने डिस्टेंस पे प्लस क्यू है उसका एग्जैक्टली अपोजिट माइनस क्यू यहां पे लगा देंगे, जितना ये डिस्टेंस है उतना डिस्टेंस पे ये लगा देंगे। तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस डी है और इसके बीच का डिस्टेंस एच, मतलब ये एग्जैक्टली एच इधर भी आएगा। तो इससे एक फॉर्मूला जनरेट होता है न्यूट्रल कैपेसिटेंस का 2 पाई एप्सिलॉन अपॉन ln ब्रैकेट d डिवाइडेड बाय r बाहर अंडर रूट में 1 प्लस डी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4h स्क्वायर, ये हाइट h स्क्वायर, और ये हो जाएगा cn। और CAB के लिए है ना, लाइन टू लाइन कैपेसिटेंस के लिए क्या करोगे आप, मतलब 2 का मल्टीप्लाई कर लेना, सॉरी cn निकाल लोगे और फिर अगर CAB निकालना है तो 2 से डिवाइड कर लेना इसमें, ठीक है, समझ में आ गया। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, ये कैपेसिटेंस निकालने का फॉर्मूला, ये आपके सिलेबस में नहीं, यहां से क्वेश्चन नहीं आते, बट कभी एक नंबर में फॉर्मूला आ जाए तो कम से कम देखा देखा रहे, है ना। ऐसा ही 3 फेज का भी होता है, बट इतना डिटेल में हमको जाने की जरूरत नहीं है, टॉपिक ही वैसे भी हम लोग यूजी लेवल में कहीं लिखा नहीं है, क्योंकि देखो कई बार जो सिलेबस होता है ना गेट का, उसमें बहुत क्लियरली चीजें नहीं लिखी है। हाँ बोल दिया ट्रांसमिशन, अब ट्रांसमिशन में तो बहुत सारी चीजें हैं, बट हम लोग पिछले 25 सालों का रिकॉर्ड चेक कर सकते हो, उसके हिसाब से बोल सकते हैं हाँ ये वाली चीज सिलेबस में शायद कंसिडर नहीं करी होगी, ठीक है। तो एट दिस नोट हमारा इंडक्टेंस कैपेसिटेंस पूरी तरीके से फिनिश होता है, और यहां पे जो ट्रांसमिशन लाइन वाला जो यूनिट 2 चल रहा है हमारा रिंग बूस्टर पावर सीरीज में, यहां पर जो पहला है जो टॉपिक, 4 टॉपिक में डिवाइड किया, पहला जो टॉपिक है हमारा पैरामीटर, लाइन पैरामीटर्स वो फिनिश हो गए। नेक्स्ट लेक्चर से हम लोग परफॉर्मेंस ऑफ लाइन, परफॉर्मेंस ऑफ ट्रांसमिशन लाइन वो देखेंगे और उसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस करेंगे, देन आगे बढ़ते जाएंगे, यूनिट खत्म होती जाएगी और इस तरीके से रिंग बूस्टर पावर सिस्टम भी खत्म होते जाएगा। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग परफॉर्मेंस ऑफ लाइन के ऊपर बात करेंगे। ऐसे स्टूडेंट जो पढ़ना चाहते हैं बहुत अच्छे से पावर सिस्टम, अच्छे लेवल से, आपके जूनियर को आप सजेस्ट करना चाहेंगे फुल लेंथ पावर सिस्टम, तो एप्लीकेशन पे रखा, जी सेंटर का एप्लीकेशन पे अवेलेबल है। और ये रैंक बूस्टर सीरीज भी बहुत ही सपोर्ट प्राइस में, जो आपके दोस्त हो किसी और इंस्टीट्यूट में भी गए हो तो प्लीज सजेस्ट करिएगा, बहुत अच्छे से उसका रिवीजन हो जाएगा, ठीक है गाइस। तो मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में परफॉर्मेंस ऑफ ट्रांसमिशन लाइन के साथ। ओके, थैंक यू।